नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये है आईबीपीएस आरआरबी 2025 की भर्ती प्रक्रिया। और इसमें भी ख़ास तौर पर हमारे पूर्व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैन के लिए क्या मौके हैं, इस पर हमारे पास एक लेख है जिसमें एक्स सर्विसमैन के हिसाब से काफ़ी अहम जानकारी दी गई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो मुख्य बातें हैं, जैसे पात्रता, आयु में जो छूट मिलती है, कैसे अप्लाई करना है और सिलेक्शन कैसे होगा, इन सब को ठीक से समझें, ताकि जो हमारे पूर्व सैनिक भाई बहन बैंकिंग में आना चाहते हैं उन्हें पूरी क्लैरिटी मिले। वैसे भी देखिए, आईबीपीएस आरआरबी से बैंकिंग में जाना एक बड़ा मौका तो है ही, पर एक्स सर्विसमैन के लिए जो खास प्रावधान है ना, वो इसे और भी अहम बना देते हैं। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। नमस्ते। और ये बिल्कुल सही कहा आपने, सिर्फ सामान्य जानकारी होना काफी नहीं है, खासकर एक्स सर्विसमैन के लिए। उनके लिए जो अलग से नियम हैं, जो छूटें हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। तभी तो वो इन मौकों का पूरा फायदा उठा पाएंगे। कई बार तो यही छोटी छोटी बातें तय करती हैं कि कोई ऑप्शन उनके लिए कितना सही है ना? तो इन नियमों को ठीक से समझना एक तरह से उनके लिए एक नए करियर की तरफ पहला सही कदम हो सकता है। बिल्कुल सही। अक्सर जानकारी ना इधर उधर बिखरी होती है, तो एक जगह समझना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पद कौन कौन से हैं इसमें, और आमतौर पर उम्र सीमा क्या है। तो मोटा मोटा देखें तो 4 तरह के पद हैं। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क, फिर ऑफिसर स्केल 1 या जिसे हम पीओ कहते हैं, फिर ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर और ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर। यही है ना? जी हाँ, मुख्य रूप से यही 4 श्रेणियां हैं। और अगर हम सामान्य उम्र सीमा देखें, मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो क्लर्क के लिए है 18 से 28 साल, पीओ या स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल, स्केल 2 मैनेजर के लिए 21 से 32 साल और स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 साल। ये तो हो गई आम बात। बिल्कुल, ये सामान्य आयु सीमा है। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हमारे एक्स सर्विसमैन साथियों के लिए सबसे जरूरी है, आयु सीमा में छूट। यहीं पे मामला मतलब काफी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। क्लर्क पद के लिए जो छूट है ना, वो थोड़ी अलग है और ध्यान देने लायक है। इसमें ऐसा है कि जितनी आपकी सर्विस रही है, मतलब एक्चुअल सर्विस पीरियड, उसमें 3 साल और जोड़ दिए जाते हैं। तो मान लीजिए किसी ने 15 साल सर्विस की, तो 15 + 3 = 18 साल। ये 18 साल उनकी जो ऊपरी आयु सीमा है 28 साल, उसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन एक और बात है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन एसटी कैटेगरी से हैं और विकलांग भी हैं, तो उनके लिए ये 3 साल की जगह 8 साल जुड़े जाते हैं। और सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि इन सारी छूटों को मिलाकर भी क्लर्क पद के लिए अप्लाई करने की जो मैक्सिमम उम्र है, वो 50 साल तक हो सकती है। 50 साल? हाँ, 50 साल। यह सच में एक मतलब बहुत बड़ी विंडो है। एक वजह ये हो सकती है कि क्लर्क की भूमिका को अक्सर सेना के बाद सिविलियन लाइफ में एक स्टेबल और शायद थोड़े कम प्रेशर वाले एंट्री पॉइंट की तरह देखा जाता है। ये उन लोगों के लिए भी दरवाजा खोलता है जिन्होंने शायद अपनी सर्विस का एक लंबा समय पूरा कर लिया हो, है ना? तो ये उम्र सीमा दिखाती है कि सिस्टम इस रोल के लिए अनुभव और मैच्योरिटी को भी वैल्यू दे रहा है। शायद ये एक संकेत है कि जो लोग थोड़ा देर से करियर बदलना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। ये वाकई एक अहम पॉइंट है। अच्छा, अब अगर ऑफिसर लेवल के पदों को देखें, तो वहां छूट का पैटर्न थोड़ा अलग है। ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ के लिए 5 साल की सीधी छूट है। मतलब नॉर्मल अपर एज लिमिट 30 साल है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए ये 35 साल हो जाती है। ठीक है, 5 साल के लिए भी वही 5 साल की छूट है, तो उनकी अपर एज लिमिट 40 से बढ़कर 45 साल हो जाती है। तो यहाँ एक साफ अंतर दिख रहा है। क्लर्क के लिए तो मतलब बहुत ज्यादा छूट की संभावना है, 50 साल तक, जबकि सारे ऑफिसर पदों के लिए एक जैसी 5 साल की छूट। इसका मतलब शायद ये निकलता है कि ऑफिसर रोल्स के लिए भर्ती प्रक्रिया में शायद जो आजकल के बैंकिंग माहौल के हिसाब से स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं और शायद थोड़ी युवा ऊर्जा, उस पर ज्यादा फोकस हो। 5 साल की छूट भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्लर्क जितनी उदार नहीं है। ये शायद दिखाता है कि ऑफिसर लेवल पर जिम्मेदारियां अलग हैं, तो उनके लिए एक अलग तरह का प्रोफाइल देखा जा रहा है। और इससे एक्स सर्विसमैन को भी सोचने में मदद मिल सकती है कि उनके अनुभव और उम्र के हिसाब से कौन सा पद ज्यादा ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया। ये समझना जरूरी था कि छूट अलग अलग क्यों है। अच्छा, उम्र सीमा के बाद अगला बड़ा सवाल आता है पढ़ाई लिखाई का। मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 पीओ,
इन दोनों के लिए तो सीधी सी बात है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री, बस किसी भी सब्जेक्ट में हो चलेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है ज्यादातर बैंकिंग जॉब्स के लिए। लेकिन जहां तक ऑफिसर स्केल 2 और 3 की बात है, वहां ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस यानी कार्य अनुभव भी चाहिए होता है। हमारा सोर्स ये तो बता रहा है कि अनुभव चाहिए, पर कितना चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, ये डिटेल नहीं दी है। तो उसके लिए शायद डिटेल नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा उम्मीदवारों को। हाँ, ये स्पेसिफिक जानकारी तो नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। सर्विसमैन के लिए एक और बड़ी राहत की बात है जो अक्सर पूछी जाती है। अगर मान लीजिए किसी एक्स सर्विसमैन के पास ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, पर उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से डिफेंस ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लिया है, तो वो पूरी तरह से मान्य है। उसे ग्रेजुएशन के बराबर ही माना जाएगा। जी हाँ, और ये जो इक्विवेलेंस का प्रावधान है ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये उन हजारों एक्स सर्विसमैन के लिए बैंकिंग जैसे अच्छे सेक्टर के दरवाजे खोलता है जिन्हें शायद देश सेवा करते हुए अपनी फॉर्मल पढ़ाई जारी रखने का मौका नहीं मिला। उनकी सर्विस, उनकी ट्रेनिंग, वहाँ जो उन्होंने सीखा उसको इस सर्टिफिकेट के जरिए एक पहचान मिलती है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उनकी मेहनत और काबिलियत का सम्मान है एक तरह से। ये भी दिखाता है कि सिस्टम कैसे अलग अलग बैकग्राउंड और अनुभव वाले लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये जानना भी जरूरी होगा कि इसे अप्लाई करते समय कैसे दिखाना है, क्या कोई और डॉक्यूमेंट लगेगा, ये प्रैक्टिकल चीजें भी ध्यान में रखनी होंगी। सही है, तो सर्टिफिकेट मान्य है, पक्का है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस और फीस की तरफ। अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं? सोर्स के हिसाब से जो संभावित तारीखें हैं वो हैं 1 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक, यानी करीब 3 हफ्ते का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, सितंबर में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, और यहां भी एक सर्विसमैन के लिए एक अच्छी खासी रियायत है। जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है 850 रुपए, लेकिन एक्स सर्विसमैन के साथ साथ एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस सिर्फ 175 रुपए है। सिर्फ 175? हाँ, सिर्फ 175। मतलब 850 रुपए के मुकाबले ये तो लगभग 80% कम है। ये फर्क काफी बड़ा है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक छूट नहीं है, ये एक तरह का प्रोत्साहन है। 850 और 175 रुपए का अंतर ये पक्का करता है कि एप्लीकेशन फीस किसी भी योग्य और इच्छुक एक्स सर्विसमैन के आड़े ना आए। ये दिखाता है कि जो भर्ती करने वाली संस्था है वो चाहती है कि एक्स सर्विसमैन इसमें भाग लें। ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है कि उनकी योगदान को महत्व दिया जा रहा है और उनके लिए प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, कम फीस होने से यकीनन ज्यादा लोग अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे। अच्छा, अब आते हैं परीक्षा की संभावित तारीखों पर, क्योंकि तैयारी के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। ये तारीखें अभी टेंटेटिव हैं, पर एक आइडिया तो मिल ही जाता है। ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ के लिए प्रीलिम्स शायद 22 और 23 नवंबर 2025 को हों और मेंस 28 दिसंबर 2025 को। नवंबर दिसंबर, ठीक है। क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट के लिए प्रीलिम्स थोड़ा बाद में है, 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को, और मेंस अगले साल 1 फरवरी 2026 को। अच्छा, क्लर्क का मेंस फरवरी में। हाँ, और ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए, क्योंकि उनमें प्रीलिम्स तो होता नहीं, तो एक ही रिटन एग्जाम, सिंगल एग्जाम होगा, वो शायद 14 दिसंबर 2025 को हो सकता है। और इन पदों के लिए इंटरव्यू जनवरी 2026 में हो सकते हैं। स्केल आई के इंटरव्यू भी शायद इसी के आसपास होंगे। इन तारीखों का पता होना कैंडिडेट्स के लिए वाकई बहुत जरूरी है। इससे उन्हें अपनी तैयारी को ठीक से प्लान करने में मदद मिलती है ना? कब किस सब्जेक्ट पे जोर देना है, कब रिवीजन करना है, कब मॉक टेस्ट देने हैं, ये सब कुछ इन्हीं डेट्स के हिसाब से तय होता है। खासकर एक्स सर्विसमैन के लिए, जो शायद अभी भी सर्विस में हो या बस अभी रिटायर हुए हों, उनके लिए अपना टाइम मैनेज करना और तैयारी का एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना जरूरी होता है। ये क्लैरिटी उसमें मदद करती है। सही बात है, प्लानिंग के लिए डेट्स तो पता होनी ही चाहिए। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर, यानी नौकरी मिलेगी कैसे। ये हर पोस्ट के लिए थोड़ा अलग है, तो इसे ध्यान से समझना होगा। जी, ये भी एक अहम पड़ाव है। सबसे पहले क्लर्क पद की बात करते हैं। इसमें सिलेक्शन 2 स्टेज में होता है। पहला, प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्रीलिम्स, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। दूसरा, मेन एग्जाम यानी मेंस, इसी के नंबरों पर फाइनल मेरिट बनती है। और सबसे खास बात, क्लर्क पद के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है। अच्छा, कोई इंटरव्यू नहीं? जी हाँ, कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ मेंस के मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन।
ये कई लोगों के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है। हाँ, ये तो है। अब आते हैं ऑफिसर स्केल आई पीओ पर। यहाँ प्रोसेस 3 स्टेज वाला है। पहला प्रीलिम्स, ये भी क्वालिफाइंग। दूसरा मेंस, इसके मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं। और तीसरा इंटरव्यू, ये फाइनल स्टेज है और इसके मार्क्स भी फाइनल मेरिट में जोड़े जाते हैं। तो पीओ में इंटरव्यू है। हाँ, पीओ में इंटरव्यू है और आखिर में ऑफिसर स्केल 2 और 3। इन सीनियर पोस्ट के लिए प्रोसेस थोड़ा अलग है। पहला सिंगल लेवल एग्जाम, मतलब प्रीलिम्स नहीं होता, सीधा एक मेंस लेवल का एग्जाम होता है। और दूसरा इंटरव्यू, रिटन एग्जाम पास करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फाइनल मेरिट रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिलाकर बनती है। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्क है ना, ये काफी दिलचस्प है और इसके मायने भी हैं। जैसे क्लर्क पद से इंटरव्यू का हटना, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो शायद लिखने पढ़ने में, मतलब रिटन एग्जाम में तो बहुत अच्छे हैं, पर इंटरव्यू को लेकर थोड़ा घबराते हैं, या जिन्हें लगता है कि वो बोलकर खुद को उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते। इससे प्रोसेस थोड़ा और ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है, जहां सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस मायने रखती है। हाँ, ये बात तो है। दूसरी तरफ ऑफिसर पदों में इंटरव्यू का होना ये दिखाता है कि इन रोल्स के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान या रिटन एबिलिटी ही काफी नहीं है। बैंक शायद लीडरशिप क्वालिटीज, बात करने का ढंग, प्रेशर झेलने की क्षमता, कस्टमर से कैसे डील करते हैं, ये सब गुण भी परखना चाहता है। एक्स सर्विसमैन के लिए ये दोनों तरह के प्रोसेस मौके देते हैं। कुछ लोग अपने रिटन स्किल्स के दम पर क्लर्क बन सकते हैं, जबकि दूसरे, जिन्हें अपनी लीडरशिप और लोगों से बात करने के स्किल्स पर भरोसा है, वो ऑफिसर पदों के लिए कोशिश कर सकते हैं। ये उन्हें अपनी ताकत के हिसाब से रास्ता चुनने का विकल्प देता है। बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने। इससे सिलेक्शन प्रोसेस एकदम साफ हो गया। तो अब अगर हम इस पूरी बातचीत को और जो हमारे पास लेख है उसके मुख्य पॉइंट्स को एक साथ रखें, तो एक्स सर्विसमैन के लिए निचोड़ क्या है, मतलब मेन टेक अवे क्या है? हाँ, समराइज करना जरूरी है। तो पहली और शायद सबसे बड़ी बात, जैसा सोस ने भी हाईलाइट किया है, क्लर्क पद के लिए उम्र सीमा में 50 साल तक की छूट मिलना, ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है। योन एक्स सर्विसमैन के लिए भी दरवाजे खोलता है जिन्होंने काफी लंबी सर्विस की है। दूसरी अहम बात, ऑफिसर पदों के लिए भी 5 साल की जो आयु छूट है वो भी एक ठोस लाभ है। इससे कई कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं। और तीसरी जरूरी बात, डिफेंस ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की मान्यता, ये पढ़ाई वाली बाधा को दूर करती है। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को एक साथ देखें तो साफ लगता है कि आईबीपीएस आरआरबी भर्ती प्रक्रिया में एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई करने और कामयाब होने के रास्ते को आसान बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, इन पॉइंट्स को फिर से दोहराना जरूरी है। देखिए, जब कोई सैनिक सालों की सर्विस के बाद सिविलियन लाइफ में आता है तो मन में कई सवाल होते हैं, चिंताएं होती हैं भविष्य को लेकर। एक स्थिर और सम्मानजनक करियर की तलाश होती है। ऐसे में ये जानना कि बैंकिंग जैसे सेक्टर में उनके लिए स्पेशल प्रावधान है, उम्र में छूट है, उनकी मिलिट्री क्वालिफिकेशन को मान्यता मिल रही है और एप्लीकेशन फीस भी कम है, ये सब मिलकर एक बहुत पॉजिटिव तस्वीर बनाते हैं। ये उन्हें सिर्फ अप्लाई करने के लिए हिम्मत ही नहीं देता, बल्कि ये एहसास भी कराता है कि उनके अनुभव और सेवा की कद्र है। ये जानकारी उन्हें एक भरोसे के साथ फैसला लेने में मदद करती है। तो ये थी आईबीपीएस आरआरबी 2025 भर्ती प्रक्रिया पर हमारी आज की चर्चा, खासतौर पर एक्स सर्विसमैन के मौकों पर। हमने पात्रता, आयु में मिलने वाली अहम छूटें, पढ़ाई लिखाई की जरूरतें, खासकर डिफेंस सर्टिफिकेट की मान्यता, एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्जाम डेट्स और अलग अलग पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझने की कोशिश की। क्लर्क पद के लिए 50 साल तक की उम्र सीमा और इंटरव्यू न होना, साथ ही डिफेंस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का मान्य होना, ये कुछ सबसे खास बातें निकल कर आईं। सोचने वाली बात ये भी उठती है कि जो स्किल्स सेना की सर्विस में डेवलप होती हैं, जैसे अनुशासन, लीडरशिप, टीम वर्क, प्रेशर में शांत रहना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सब बैंकिंग सेक्टर के रोल्स में कितने काम आ सकते हैं। हालांकि हमारे सोर्स में सीधे तौर पर स्किल्स मैपिंग की बात नहीं है, पर यह सोचना तो बनता है कि ये गुण जो एक सैनिक की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं, वो कस्टमर सर्विस में, टीम मैनेजमेंट में, टारगेट अचीव करने में कैसे मदद कर सकते हैं। और एक कदम आगे सोचें तो इन पदों के जरिए बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद एक्स सर्विसमैन के लिए लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के क्या चांसेस हो सकते हैं? क्या उनके लिए आगे बढ़ने के कुछ खास रास्ते या मौके होते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे और जानकारी मिले। ये वाकई सोचने के लिए अहम बिंदु है, सर्विस के स्किल्स का सिविलियन करियर में इस्तेमाल। उम्मीद है कि इस चर्चा ने उन सभी पूर्व सैनिकों को जरूरी स्पष्टता दी होगी जो आईबीपीएस आरआरबी 2025 में अपने लिए संभावनाएं देख रहे हैं।
इस जानकारी की गहराई में हमारे साथ उतरने के लिए शुक्रिया।